हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2025 के जीएस का पीवाईक्यू करेंगे। और आज की जो क्लास है वो 5 फरवरी 2025 के शिफ्ट 3 का क्लास है। ओके। और आज की क्लास छठी क्लास है। देखिए टोटल 42 क्लास होंगी। एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ था 2025 में, उसमें टोटल 42 शिफ्ट हुए थे। तो अपनी एक सीरीज चल रही है, डेली एक एक शिफ्ट की पीवाईक्यू चल रही है। तो आज 5 फरवरी शिफ्ट 3 का है, यानी आज छठा दिन है। देखिए यहाँ पे आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा जीएस का। और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सभी एग्जाम का पीवाईक्यू मिलेगा। और इस चैनल का नाम पीवाईक्यू विद सनी है। वेलकम टू पीवाईक्यू विद सनी। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा पहला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्य के न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के सिद्धांत को रेखांकित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48, ऑप्शन सी अनुच्छेद 42, ऑप्शन डी अनुच्छेद 46। 41, 48, 42, 46। तो देखिए ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं। आपको आंसर तो पता चलेगी, बाकी जो तीन ऑप्शन है उनको भी अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ओके। तो देखिए अनुच्छेद 42 क्या कहता है? काम की न्याय संगत और मनोचित मानवोचित दशा, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा था। तो देखिए आर्टिकल 42 कहता है कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि काम करने की परिस्थितियां सुरक्षित और उचित हो। ओके। गर्भवती महिलाओं को प्रसूति अवकाश और सुरक्षा मिले। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही आर्टिकल 42 होता है, ऑप्शन 3। ओके। बाकी ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन 41 क्या कहता है? तो सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक सहायता, उदाहरण बेरोजगारी, वृद्धा व्यवस्था, ये जो की जाती है ना, वो आर्टिकल 41 के माध्यम से की जाती है। ओके। आर्टिकल 46 क्या कहता है? तो अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण के लिए है। ओके। और अनुच्छेद 48 क्या है? तो कृषि और पशुपालन के लिए राज्य नीति है। ओके। जो आप कृषि देखते हैं ना और पशुपालन, ये आर्टिकल 48 के अंदर आता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और एक बात बता देता हूँ, आप हो सकता है ये लाइन कुछ और पढ़े हो कि भाई मैंने आर्टिकल 48 में कुछ और पढ़ा है। तो देखिए सब टीचर के पढ़ाने का अलग अलग तरीका है। कोई कुछ लाइनें लेता है, जैसे खान सर का देखिए उनका कुछ लाइन अलग है, गूगल का लाइन कुछ अलग है, किसी बुक का लाइन अलग है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आते हैं उनका लाइन कुछ अलग है। तो आप जरूरी नहीं कि एक लाइन को रट्टा मार लिए तो हर आर्टिकल में आपको वही मिलेगा। अलग अलग क्लास में आपको मुद्दा वही रहेगा, कहने का मतलब वही है, लेकिन बस इसका लैंग्वेज अलग रहता है। ओके। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मार्च 2023 में किसे उम्मथात लोक नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन है सुमन कल्याणपुर, रानी मचैया, वाड़ी जयराम, सुभद्रा देवी। तो ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा, रानी मचैया। देखिए हम रानी मचैया से रिलेटेड कुछ जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, रानी मचैया ये कर्नाटक की एक प्रसिद्ध उम्मथात लोक नृत्यकी है। ओके, नर्तकी है। उन्हें मार्च 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जो आपसे यही पूछा था, क्या पूछा था कि 2023 में उनको पद्मश्री मिला है, बताइए अब कौन हो? तो वो रानी मचैया जी हैं। ओके। तो देखिए अन्य विकल्प को भी हम देख लेते हैं। सुमन कल्याणपुर ऑप्शन में ये भी था। तो देखिए ये भी एक गायिका है जिन्हें 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ओके, पद्मश्री पूछा था उसमें। दूसरा ऑप्शन था वाड़ी जयराम, तो ये भी एक गायिका थी जिन्हें 2030 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ओके। एक है सुभद्रा देवी। अब इनका देखिए, ये भी बिहार की प्रसिद्ध एक पेपर मेसी कलाकार है जिन्हें 2023 में कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला। अब आप कहेंगे कि भाई 2023 में इनको भी पद्मश्री मिला। बिल्कुल मिला है, लेकिन आंसर ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर ही बोल दिया था कि, सॉरी, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया था कि उम्म थाट लोक नृत्य के लिए, तो उम्म थाट से बस रानी मचैया जी है, बाकी कोई नहीं है। ओके, इसलिए सुभद्रा देवी जी उम्म थाट से नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा उद्योग प्रकृति से कच्चे माल के निष्कर्षण में शामिल है? ओके, विनिर्माण उद्योग, सेवा उद्योग, निष्कर्षण उद्योग, निर्माण उद्योग। आपको क्वेश्चन से ही पता चल गया होगा। तो देखिए ऑप्शन को देखिए। पहला ऑप्शन है विनिर्माण। इसका काम होता है रूप बदलना, जैसे कपड़ा मिल, स्टील प्लांट, मतलब हम कच्चा माल लेकर आते हैं उसका रूप बदलते हैं, तो वही विनिर्माण होता है। निष्कर्षण ये प्रकृति से निकलना होता है, जो आपसे पूछा था, यानी कोयला खनन, कच्चे तेल का कुआं, ये प्रकृति से जो निकलते हैं। निष्कर्षण ये प्राथमिक क्षेत्र है। ओके। निर्माण ढांचा बनाना, जैसे बांध बनाना, घर बनाना। ओके। सेवा यानी मदद करना, जैसे डॉक्टर, वकील, बैंक, तो ये तृतीय श्रेणी में आता है। आपसे वही पूछा था कि कच्चे माल के निष्कर्षण के रूप में, तो निष्कर्षण उद्योग। ओके, कच्चे माल, ऑप्शन
थर्ड आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। देखो भाई यही सही होगा, ऑप्शन थर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन फोर क्या करें। एक पाइरेनोमीटर एक मापन उदाहरण है, बिल्कुल, जिसका उपयोग आमतौर पर जलवायु अनुसंधान या मौसम प्रदर्शन की निगरानी के लिए किया जाता है। बिल्कुल, अच्छा लगता है यहाँ पे, नहीं कुछ छोटा नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि पाइरेनोमीटर जो है ये एक मापन उपकरण है। ये इनमें से क्या मापता है? पवन गति, सौर विकिरण, मेघ सीमा, वायुमंडलीय दाब। तो सौर विकिरण सॉरी मापता है। देखो ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए पाइरेनोमीटर, पाइरेनोमीटर का काम क्या है? तो ये सौर विकिरण को मापने वाला उपकरण है। ओके, यही पूछा था। बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए पवन गति, ऑप्शन में पवन गति था। इसे मापने के लिए एनीमोमीटर, एनीमोमीटर ओके, पवन गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है मेघ सीमा, बादलों की ऊंचाई और सीमा मापने के लिए सीलोमीटर का उपयोग किया जाता है। चौथा ऑप्शन था वायुमंडलीय दाब। तो देखिए वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर की सहायता से मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब कैसे मापा जाता है? तो आप कहेंगे बैरोमीटर से। ओके, अब देखिए एग्जाम ने मीटर से मतलब मापने से जो होता है, क्या बोलते हैं भाई, मापन उपकरण से क्वेश्चन इसने पूछा है। अब चार क्वेश्चन हम रट्टा मार के रहने दें, या जितने भी मापन उपकरण है सबको रट्टा मार ले, ताकि एग्जाम में अगर यहाँ से दोबारा कभी भी क्वेश्चन होता है तो मुझसे आसानी से कर पाए। ओके, तो हमारा उद्देश्य यही है कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा वो टॉपिक हम खत्म कर देंगे। तो देखिए प्रमुख मापन यंत्र फेमस है जो एग्जाम में आते रहते हैं, आप इनके बारे में जरूर कभी ना कभी सुने होंगे। पहला है एनीमोमीटर, ये पवन की गति और दिशा मापने के लिए होता है। ओके, दूसरा बैरोमीटर, तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। तीसरा है हाइग्रोमीटर, तो यह हवा में नमी आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। दूसरा है हाइड्रोमीटर, ये हाइग्रो था, ये हाइड्रो है, हाइड्रोमीटर, तो द्रव का विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए। ओके, हाँ ओके। उसके बाद है ओमीटर, तो ये विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। वोल्टमीटर, इसका उपयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर, इसका उपयोग कम मात्रा वाली विद्युत धारा की उपस्थिति मापने के लिए किया जाता है। पायरोमीटर, तो बहुत उच्च तापमान जैसे सूर्य का ताप मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, टोटल 15-16 थे। तो देखिए सिस्मोमीटर, जिसको कभी कभी सिस्मोमीटर देता है, कभी कभी सिस्मोग्राफ देता है, तो ये भूकंप की तीव्रता ये सबसे ज़्यादा पूछता है। लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता, ये नया नया पूछना ज़्यादातर स्टार्ट किया है, मतलब ये बहुत ज़्यादा देता है। फैदोमीटर, तो समुद्र की गहराई में मापने के लिए फैदोमीटर का यूज किया जाता है। ऑडियोमीटर, तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर, तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए क्या है, अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। ओके, मैनोमीटर, तो मैनोमीटर गैस का दाब मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर। ओके, स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए। ओके, तो पाइरेनोमीटर इसका सौर विकिरण मापने के लिए। ओडोमीटर, तो पहिए द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए। और स्पीडोमीटर वाहन की तत्कालीन गति, मतलब जो वाहन की गति मापते हैं ना, ये स्पीडोमीटर से मापते हैं। ओके, बस दो बचाए। एक है सोनार, तो पानी के नीचे की वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का यूज करते हैं। और दूसरा है रडार। देखिए इस समय 2026 में आप मार्च में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ईरान, इजराइल, अमेरिका। तो रडार दूर की वस्तु, विमान आदि की स्थिति और गति मापने के लिए रडार का यूज किया जाता है। ओके, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता, उस समय स्थिति में क्या चल रहा है उसके हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अब से अगर मापन यंत्र से क्वेश्चन पूछे तो आपको स्किप नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसमें पंग, पंग को सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है? कथकली, मणिपुरी, कथक, उड़ीसी। अब आपके पास दो ऑप्शन है, पंग किस में उपयोग किया जाता है, आप उस ऑप्शन को रट्टा मार लीजिए, या फिर सभी शास्त्रीय नृत्य में जो सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है उनके नाम याद कर लीजिए, ताकि इस बार मान लीजिए यहाँ से पूछा, अगली बार आठों में से कहीं से भी पूछे तो आप आसानी से कर पाए। ओके, तो देखिए इस टॉपिक को ही खत्म कर देते हैं। भारत की सभी प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों और उनके सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र। ओके ओके, तो देखिए भरतनाट्यम का सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र कौन सा है? आप कहेंगे मृदंगम है। कथक का क्या है? तो आप कहेंगे तबला है। कथकली का क्या है? तो आप कहेंगे चेंडा है। और कुचिपुड़ी का क्या है? तो आप कहेंगे मृदंगम है। सबसे ज़्यादा अगर पूछा है कि बताइए ये किस वादन के कलाकार है, तो सबसे ज़्यादा मृदंगम के पूछा है, सबसे ज़्यादा 3 क्वेश्चन पूछा है टोटल SSC GD 2025 में।
कुचिपुड़ी का मृदंगम है, मणिपुरी पंग, ओके यही पूछा था ना, तो मणिपुरी पंग इस बार इससे पूछा, हो सकता है इस बार इससे पूछ ले। ओडिसी का क्या है, तो आप कहेंगे मर्दला है। मोहिनीअट्टम का क्या है, आप कहेंगे मृदंगम है। सत्रिय का क्या है, आप कहेंगे खोल। आपको तो पता ही होगा कि कौन सा नृत्य कहाँ का है, ओके। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सत्रिय असम, मोहिनीअट्टम केरल, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुर कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, कथक उत्तर प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, ओके। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहती है। तो देखिए एसएससी जीडी 2025 में जो 42 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, ब्रह्मपुत्र से खड़े खड़े दो क्वेश्चन बने, डायरेक्ट दो क्वेश्चन बने। एक पूछा है ब्रह्मपुत्र, आप देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र किस नदी में नहीं बहती है, और एक आपको क्वेश्चन मिलेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, और आपको वो दूसरे साइड दिया था, मतलब दिशा करके दिया था। आपको जगह का नाम नहीं बताया, बस दिशा, जैसे उत्तर पश्चिम ऐसे करके पूछा था, ओके। तो ब्रह्मपुत्र से खड़े खड़े दो क्वेश्चन बने थे। हाँ तो क्वेश्चन में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस देश में ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहती है। चीन, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, ओके। तो चलिए देखिए हम ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी इस वीडियो में हम खत्म कर देंगे, ताकि इससे रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसे आसानी से कर पाएँ। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, इसका उद्गम मार्ग क्या है, उद्गम और मार्ग। तो देखिए यह तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, ओके। तिब्बत में इसका नाम क्या है, तो यहाँ इसे यारलुंग सांगपो, आपने बस सांगपो ही सुना होगा। शॉर्टकट में हम सांगपो याद कर लेते हैं कि ऑप्शन में आएगा तो मार देंगे। यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, ओके। भारत में प्रवेश कहाँ से करता है, तो यह अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत से प्रवेश करती है, जहाँ इसे दिहांग कहा जाता है। आपको क्वेश्चन में आपको किताबों में दिहांग ही मिलेगा, कभी कभी नामचा बरवा, ओके ठीक। असम में इसे क्या कहते हैं, तो देखिए असम में जब इसमें दिबांग और लोहिया नदियां मिलती हैं तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र बनता है, ओके। और क्या इसकी खास बात है ब्रह्मपुत्र की, तो देखिए बांग्लादेश में यहाँ इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। देखिए एक नदी हमारे देश में इस नाम से जानी जाती है, लेकिन जैसे ही वो दूसरे देश की सीमा में प्रवेश करती है उसका नाम बदल जाता है। उस देश के ऊपर है कि उस नदी का वो देश क्या नाम रखता है, ओके। तो यहाँ इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। अंत में यह गंगा, जिसको पद्मा, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है और भारत में गंगा कहा जाता है। तो अंत में यह गंगा के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है, ओके। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। यहाँ से पूछा है कि मैग्रोव वन, तो यहीं पे होता है मैक्सिमम। मैग्रोव वन बहुत बार पूछा है। अब इसकी मुख्य विशेषता देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है, आप कहेंगे 2900 किलोमीटर, ओके। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे 916 किलोमीटर है, ओके लगभग में। नदी द्वीप, तो देखिए असम में स्थित माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। खड़े खड़े यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, आप कहेंगे माजुली है। कहाँ बना है, असम में बना है। किस नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में। और ये अपनी जल कहाँ गिराती है, तो आप कहेंगे बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है। देखिए अगर जियोग्राफी की मैं बात करूँ 2025 में एसएससी जीडी का जो 42 शिफ्ट में हुए हैं, जियोग्राफी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ पूछा है, तो हम कहेंगे जल से रिलेटेड। जल से रिलेटेड मतलब जिसमें जल आते हैं, जैसे नदी से क्वेश्चन आपका बना है, बांध से आपका क्वेश्चन बना है। यहाँ से तो खड़े खड़े क्वेश्चन बना है, जैसे एक नदी उत्तर भारत से निकलती है ना, जाके अपनी अरब सागर में गिरेगी या बंगाल की खाड़ी में, उस नदी के साथ रास्ते में क्या क्या होता है, कहाँ मुड़ती है, कैसे मुड़ती है, उसमें मिट्टी जमा होती है तो उस मिट्टी को क्या कहते हैं, जब मुड़ के कट जाती है तो उस कट को क्या कहते हैं। कोई नदी जाके समुद्र में मिलती है तो ऐसे मिल जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, कोई डायरेक्ट मिल जाती है। यानी कहने का मतलब है कि जल से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, ओके। मैं नदी नहीं बोल सकता, उसको जल से बोलेंगे, जहाँ जहाँ जल आता है वहाँ से रिलेटेड सभी क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है क्या है, तो देखिए किसी भी सहायक नदी है दो प्रकार की होती है, एक दाएं ओर से मिलने वाली, एक बाईं ओर से मिलने वाली, ओके। तो देखिए दाईं ओर से मिलने वाली कौन सी है, तो आप कहेंगे सुबनसिरी, मानस, संकोच और तीस्ता। तीस्ता थोड़ी फेमस है, ओके। अब बाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है, तो आप कहेंगे दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिली। तो यहाँ पे दिबांग और लोहित और धनसिरी ये तीनों फेमस है, ओके। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। आप कहेंगे कि भाई ये नदी बहती कहाँ से, तो आपको पता है कि तिब्बत से निकलती है यानी चाइना से, उसके बाद भारत आती है, उसके बाद बांग्लादेश आती है। अब बांग्लादेश आने के बाद वो अपनी बंगाल की खाड़ी में अपनी जल गिरा देती है। मतलब चाइना, भारत, बांग्लादेश, बस इन्हीं तीनों देशों में अपना जल प्रवाहित करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे
नेपाल, यानी नेपाल में अपना जल प्रवाहित नहीं करती। इससे बाहर ब्रह्मपुत्र से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। ओके, मैंने टोटल ब्रह्मपुत्र नदी खत्म कर दिया। ऐसे ही जिस टॉपिक के बारे में पूछेगा हम उस टॉपिक को ही खत्म कर देंगे, ताकि दोबारा उस टॉपिक को कहीं से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी किस देश के लिए क्रिकेट खेले थे? ओके, भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। भाई इन देशों के लिए खेले, हमें उससे क्या, एग्जामिनर क्यों पूछेगा? ऑप्शन है। तो देखिए रोजर बिन्नी के बारे में हम जान लेते हैं कि उनसे पूछा क्यों है। तो देखिए रोजर बिन्नी 1983 विश्व कप या 1983 के विश्व कप विजेता भारतीय टीम के प्रमुख सदस्य थे। जब 1983 में विश्व कप भारत जीता था तो उसमें ये एक प्रमुख सदस्य थे। ओके, रिकॉर्ड तो 1983 के विश्व कप में सबसे अधिक विकेट 18 विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। ओके, बीसीसीआई अध्यक्ष, तो देखिए वर्तमान में रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं अक्टूबर 2022 से। ओके, बहुमुखी प्रतिभा, वह एक शानदार ऑलराउंडर है और उन्होंने भारत के लिए 27 टेस्ट और 72 वनडे मैच खेले। इससे बाहर रोजर बिन्नी से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए योजना आयोग में प्रधानमंत्री की क्या भूमिका थी? मैंने योजना आयोग को भी बहुत अच्छे से कराया है। जिस टॉपिक के बारे में पूछा है उस टॉपिक से रिलेटेड हम सभी डाटा देते हैं, तो हमने पहले भी करा दिया। इसमें बस पूछा है कि भूमिका क्या थी। ओके, तो देखिए पदेन अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री। नीचे ऑप्शन है, देखिए क्वेश्चन नंबर, योजना आयोग में प्रधानमंत्री की क्या भूमिका थी? पदेन सदस्य, संवाद साझेदार, पदेन अध्यक्ष या सचिव की? तो देखिए प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते थे योजना आयोग के। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 15 मार्च 1950 को हुई थी योजना आयोग। ओके, यह एक गैर संवैधानिक गैर वैधानिक निकाय था। ओके, आपको पता है कि पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हो गया था, ठीक, लेकिन योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दलचंद शर्मा। आपको एक बात बता देता हूँ, एसएससी जीडी में दलचंद शर्मा से 2 बार क्वेश्चन पूछा है। हाँ, एक बार इनका नाम देखो क्या दिया है, डालचंद। ओके, एक शिफ्ट में इनका नाम डालचंद दिया, ड से डमरू वाला डालचंद, और इस वाले में दिया है दलचंद। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एसएससी ऐसा करती है, आम बात है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? दलचंद शर्मा निम्नलिखित में से किस घराने के एक प्रसिद्ध पखावज वादक हैं? ऐसे जो पखावज वादक पूछे है ना, ओके, पखावज वादक है। तो देखिए रामपुर, सहासवान, या लखनऊ, या नाथद्वार, या अतरौली जयपुर। ओके, तो देखिए प्रसिद्ध पखावज वादक पूछा ना, इस शिफ्ट में हम पखावज वाद क्या कहते हैं? इसका आंसर ये होगा अतरौली जयपुर। इस घराने से जितने लोग भी हैं उन सबका नाम इसमें हम रट्टा मार लेंगे, ताकि अगर इस घराने से एग्जामिनर दोबारा कभी भी पूछे तो हम स्किप ना करना पड़े। ज़्यादा लोग नहीं है, बस इतने ही लोग हैं। तो देखिए पखावज वादक के प्रमुख घराने, कितने घराने? कुछ घराने, जैसे नाथद्वार घराना हो गया, कुंदऊ सिंह घराना हो गया, नाना साहब पानसे घराना हो गया। मैंने गलत बता दिया क्या? नाथद्वार, सॉरी, ऑप्शन इसका सी आंसर होगा, मैंने अतरौली जयपुर दे दिया था। तो इसका देखिए एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, दलचंद शर्मा निम्नलिखित में से किस घराने के एक प्रसिद्ध पखावज वादक है? तो वो नाथद्वार घराने से प्रसिद्ध पखावज वादक है। ओके, तो इसमें जो पखावज वादक के प्रमुख घराने, उन सभी घराने के बारे में हम पढ़ेंगे, और उनके कितने कलाकार हैं सबके बारे में। अगर इससे रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन पूछे पखावज से, आप स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें पखावज आपका कंप्लीट हो गया, और ये सब PYQ नाम है। ओके, तो देखिए पखावज वादक के प्रमुख घराने, पहला है नाथद्वार घराना, ये कहाँ पे है? तो आप कहेंगे राजस्थान में है। इसके प्रमुख कलाकार कौन है? तो आप कहेंगे पंडित डालचंद शर्मा। देखिए इसमें डालचंद है, डालचंद शर्मा। दूसरा कौन है? तो आप कहेंगे पुरुषोत्तम दास जी है, और तीसरा घनश्याम पखाव जी हैं। तो नाथ द्वार घराना में यही तीनों लोगों के नाम पूछता है, यही इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे चलते हैं। तो आप कहेंगे कुदऊ सिंह घराना, ये कहाँ है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में दतिया में है। तो देखिए पंडित कुदऊ सिंह, ओके, अयोध्या प्रसाद, पंडित राम शरण जी, बस यही 3 लोग हैं। ओके, अब आते हैं नाना साहेब पानसे घराना से। ओके, तो देखिए ये महाराष्ट्र में नाना साहेब पानसे, पंडित सखाराम और लक्ष्मण राव, यही 3 लोग हैं। ओके,
बाकी 2 घराना बचे हैं। तो अयोध्या घराना ये कंठ महाराज का है। देखिए ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। पंडित रामदास जी, रामशंकर दास, जिनको सॉरी पागल दास भी बोला जाता है। अगला कौन सा है, तो आप कहेंगे दरभंगा घराना, ये कहाँ पे है, तो बिहार में। तो पंडित रामचतुर मलिक ध्रुपद के साथ। तो बस इतना ही लोग हैं। अगर पूछेगा तो इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, पखावज से ज़्यादा। तो पखावज को प्राचीन काल में मृदंगम कहा जाता था। मैंने बोला था ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मृदंगम से ही पूछा है। तो प्राचीन काल में पखावज को क्या कहा जाता था, आप कहेंगे मृदंगम। ओके, तो चलिए आपका पखावज यानी मृदंगम कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे तो आपको स्किप नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच वसई, जिसको बेसिन भी कहते हैं, बेसिन की संधि किस वर्ष हुई थी। कहीं कहीं आपको वसई मिलेगा, वसई, और कहीं कहीं आपको बेसिन मिलेगा। ओके, तो आपको बताना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच। तो ये काम करते हैं, ऑप्शन पहले देख लीजिए। 1818, 1802, 1824, 1835। जिसको पता है वो आंसर दे सकते हैं। अब देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच कुल 3 युद्ध हुए थे। एक युद्ध पूछा है, हो सकता है अगला युद्ध इस साल पूछ ले। तो जितने भी युद्ध हुए हम सबको रट्टा मार लेते हैं। तो देखिए टोटल 3 युद्ध हुए थे मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। पहला आंग्ल मराठा जो 1775 से 1782 को चला था। ये पेशवा की गद्दी के लिए संघर्ष था। और ये संधि कौन सी हुई थी, तो आप कहेंगे सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। ओके, सेकंड देखिए, दूसरा आंग्ल मराठा कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1803 से 1805 में होता। ये बेसिन की संधि 1802 के कारण हुआ था। ओके, ये देवगांव व सुरजेम या अर्जुन गांव संधि में हुआ था। ये संधि नहीं पूछता है, लेकिन मैंने संधि नाम निकाला तो ये संधि है। इसका संधि नहीं पूछा है। ओके, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध आप कहेंगे 1817 से 1818 तक हुआ था। ये मराठों का अंग्रेज के खिलाफ अंतिम विद्रोह था और इसमें मराठा साम्राज्य का अंत हो गया। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। इसने कौन सा पूछा था, बेसिन की संधि। बेसिन की संधि किस वर्ष हुई थी, 18 से 305, 1802 में जो हुई थी। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। ओके, तो जिसमें बेसिन की संधि के कारण द्वितीय युद्ध मतलब ये दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए ये जो है ना, आप ये कंफ्यूज नहीं हो गए कि भाई 2 के कारण संधि तो युद्ध की बात होती है, नहीं भाई, संधि के कारण यहाँ पे युद्ध हुई थी। और हिस्ट्री है कि जब तक आप पढ़े नहीं रहेंगे थोड़ा एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम होती है। ओके, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बस आप इतना याद रखेंगे कि जो दूसरा है वो 1802 में वो संधि हुआ और 1803 से 1805 तक आपका युद्ध चला था। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11। देखो भाई ये फिजिक्स का सवाल है। वास्तविकता बताओ, मेरा फिजिक्स उतना अच्छा नहीं है। ओके, तो मैंने इसको स्किप कर दिया। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 2 kg और 3 kg द्रव्यमान वाली 2 वस्तुएं ए और बी को अलग अलग ऊंचाइयों से गिराया गया। ए को जमीन छूने में 5 सेकंड और बी को 3 सेकंड लगे। जमीन से टकराने पर उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा 50:27। ओके, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। गरीब कल्याण रोजगार योजना 2020 में भारत सरकार द्वारा दिनों के लिए कितने दिनों के लिए, सॉरी यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, भारत सरकार द्वारा कितने दिनों के लिए काम उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी। तो देखिए ये जो योजना से रिलेटेड है, इसमें लगभग इस बार 25 वाले में 17 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे। ओके, तो देखिए 130 दिन, 120 दिन, 125 दिन, 115 दिन। अब देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पे मुद्दे पे आते हैं। आखिर ये गरीब कल्याण रोजगार योजना था क्या, ये है क्या, आया क्यों था। तो देखिए इसकी शुरुआत कब होती है, तो आप कहेंगे इसे 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। ओके, चलिए उद्देश्य क्या था इसको लाने का, तो कोविड-19 महामारी के दौरान यानी कोरोना के दौरान अपने गांव लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को 125 दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करने के लिए। कोरोना काल में जो बाहर से घर आ रहे थे, मतलब जो शहर से घर आ रहे थे, तो भाई गांव में तो उतना रोजगार होता नहीं है। तो सरकार ने ये योजना लाया कि हम इसमें प्रत्येक मजदूर को 125 दिन की रोजगार देंगे ताकि वो अपना जीवन व्यापन कर सके। इसका कवरेज क्या था, तो देखिए ये भी पूछता है, ये किसी सेट में पूछा था, इस वाले में जीडी वाले में नहीं, मैंने इसको कहीं मारा है टेस्ट में। ओके, तो देखिए कवरेज, तो यह योजना बस 6 राज्यों में थी। कौन कौन से, आप कहेंगे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। भाई ये 6 राज्यों में क्यों थी, तो भाई ये राज्य ऐसे हैं कि यहाँ पे रोजगार का साधन बहुत कम है। भाई मुंबई में हम क्यों देंगे, मुंबई में अनगिनत भाई साधन है, किसी के घर पे काम या
इतनी सारी फैक्ट्रियाँ हैं, इतने सारे इंडस्ट्रियल हैं, तो जहाँ पे रोजगार के साधन कम है वहाँ पे ये दिया गया था। तो टोटल 6 राज्यों को और कितने जिले, तो इसमें टोटल 116 जिलों को लागू की गई थी। ओके, मतलब 116 जिलों में लागू की गई थी। इसका बजट क्या था, तो इस अभियान के दौरान इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 50,000 करोड़ रुपए का संसाधन आवंटित किया गया था। 50,000 करोड़। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि फरवरी 2024 में संसद में जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण संशोधक विधेयक 2024 किस केंद्रीय मंत्रालय ने पेश किया था? ऑप्शन: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ओके, तो देखिए भाई एसएससी जीडी में अगर आप ऐसे सब की पोस्ट मिलती है ना, तो ऐसे सब डायरेक्ट मंत्रालय में ही जाते हैं। ओके, तो चलिए देखिए, तो देखिए जल प्रदूषण मतलब जल संशोधन विधेयक 2024 क्या था, जो मतलब प्रदूषण का निवारण एवं सॉरी प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण। ओके, तो देखिए इसको पेश कौन किया था, प्रस्तुत कौन किया था, पेश करता, तो इसे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने राज्यसभा में पेश किया था। ओके, इसका उद्देश्य क्या था, तो इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य जल प्रदूषण से संबंधित छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करना और कारावास के बजाय मौद्रिक दंड जुर्माना लगाना। ओके, देखिए क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है। पहले नियम ये था कि भाई अगर आप जल से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड ये नियम तोड़ते हो तो आपको इतने टाइम तक जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं भाई, जेल में रहोगे तो ना आपकी कमाई हो पा रही है ना हमारी कमाई हो पा रही है। एक काम करो, आप रूल तोड़ो, 10 रुपये का प्रॉफिट पाओ, 2 रुपये जुर्माना भरो, मौज करो, हम भी मौज करेंगे। तो ये हो गया कि आप रूल तोड़ो। ओके, और जेल जाने की जरूरत नहीं है, आप बस थोड़ा सा जुर्माना भर दो। ओके, उसके बाद आप चले जाओ। तो जुर्माना कौन भरते भाई, 10 रुपये का प्रॉफिट होगा, 2 रुपये जुर्माना भर दो, 8 रुपये का प्रॉफिट होगा, बात तो वही हुआ ना। और जेल में जाना रहता तो इज्जत की बात आती कि भाई हमारा इतना टाइम जेल में चला गया, तो छोटा से छोटा अपराध नहीं होता था। अब है कि भाई चलो जल का नियम तोड़ते रहो, पर्यावरण फैलाते रहो, प्रदूषित करते रहो। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसका मुख्य बदलाव क्या था, तो केंद्र सरकार को औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और संचालन के लिए कुछ छूट देने और मानदंड निर्धारित करने की शक्ति भी देता है। मूल अधिनियम क्या था, तो यह विधेयक जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में संशोधन करता था। अगर दोबारा क्वेश्चन पूछा तो इससे बाहर नहीं पूछेगा, यह गारंटेड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो जून 2024 में पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने बहरामपुर लोकसभा सीट जीती। यह निर्वाचन क्षेत्र में किस राज्य में स्थित था? ओके, तो देखिए जून 2024 में पूछने कहने का मतलब है कि क्रिकेटर है, इन्होंने लोकसभा सीट जीती थी, तो वही पूछ रहे कि ये सीट जो है वो किस राज्य में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में, उत्तर प्रदेश में। तो देखिए निर्वाचन क्षेत्र, तो उन्होंने पश्चिम बंगाल की बहरामपुत्र सीट से चुनाव जीता, यानी वो पश्चिम बंगाल राज्य से लड़े थे। ओके, वो किस पार्टी से थे, तो आप कहेंगे कि वो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, टीएमसी का आप नाम सुनेंगे, कि टिकट पर चुनाव लड़े थे। ओके, इसने किसको हराया, तो उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसको हराया, तो कांग्रेस के दिग्गज नेता और 5 बार के सांसद अधीर रंजन चौधरी को हराया। भाई क्वेश्चन तो बनता है भाई, 5 बार के सांसद, 25 साल। ओके, इनकी खेल पृष्ठभूमि क्या थी, तो 2007 में ये T20 विश्व कप व 2011 में वनडे विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रह चुके हैं। ओके, अच्छा एक मैंने ये डाटा निकाला कि देखिए जैसे इसने क्रिकेटर, ये जो पूर्व क्रिकेटर थे यूसुफ पठान, लोकसभा सीट इन्होंने जीता। ओके, तो ऐसे कितने पॉपुलर लोग हैं जो अपना कैटेगरी छोड़ के चुनाव लड़े, जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया से, जैसे पवन सिंह है, मनोज तिवारी हैं, रवि किशन है, या क्रिकेटर हैं, तो उन्होंने अपना चुनाव लड़ा। तो इसके लिए मैंने गूगल किया था, क्योंकि इसका मुझे नॉलेज नहीं था, तो मैंने गूगल किया था, तो कुछ डाटा आया था, लेकिन उस डाटा पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था। मैंने सोचा कि क्या रिस्क लेना, कुछ गलत भी हो सकते हैं, मतलब उनका सन या लोक क्षेत्र कुछ अलग रहता है, इसलिए मैंने उस डाटा को नहीं लिया। मैं बाद में अच्छे से लेके आऊँगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बेकिंग उद्योग में ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने के लिए किस जैविक खमीर का उपयोग किया जाता है? देखिए जो उद्योग होते हैं, बेकिंग उद्योग होते हैं, जिसको आप ये क्या कहते हैं, नाम याद नहीं आ रहा, जैसे बेकिंग उद्योग में ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने के लिए किस जैविक खमीर का उपयोग किया जाता है? यंग का, यीस्ट का, फफूंदी का, या स्मर्ट्स का? तो देखिए उसमें यीस्ट का उपयोग किया जाता है। अब यीस्ट होता क्या है, तो देखिए समझिए,
उसको फुलाने के लिए जो यूज, जैसे आप देखते हैं ना, ब्रेड फुला रहता है, केक फुला रहता है, भाई क्यों फुला रहता है? तो उसमें यीस्ट हम डालते हैं, यीस्ट डालते हैं तभी आपका केक फुला रहता है, ब्रेड फुला रहता है। वही पूछा है कि उसमें खमीर का उपयोग क्यों किया जाता है, मतलब किसका उपयोग किया जाता है? तो यीस्ट का उपयोग किया जाता है, उसको फुलाने के लिए किया जाता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए नीचे दिया है, देख लीजिए। बेकिंग उद्योग में ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने के लिए यीस्ट, जैसे हिंदी में खमीर भी कहते हैं, उसे हिंदी में खमीर कहते हैं, इंग्लिश में यीस्ट कहते हैं, का उपयोग एक जैविक लिवनिंग एजेंट यानी फुलाने वाले कारक के रूप में किया जाता है। ओके, एक मिनट, यीस्ट जिसे हिंदी में खमीर कहते हैं, किस वैदिक खमीर, जैविक खमीर का उपयोग किया जाता है। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भारत में कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस अवधि के दौरान हुआ था? तो देखिए ये दो भागों में हुआ था। पहले ऑप्शन देख लीजिए, 1966 से 67, 1971 से 75, 1961 से 65 और दूसरा चौथा 1976 से 80। तो देखिए ये दो भागों में हुआ था। कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण, तो भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण दो चरणों में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान किया गया था। तो ये किसके कार्यकाल में हुआ था? तो आप कहेंगे इंदिरा गांधी के। देखो जो पहला चरण है वो 1971 से 1972 तक चला था। इसमें कोकिंग कोल खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ। देखिए इसको दो भागों में बांटेगा, एक कोकिंग कोल में और दूसरा भाग गैर कोकिंग कोल में। ओके, जैसे होता है ना भाई कि स्कूल में टॉफी बांटना है तो पहले लड़कियों में दो, अगले दिन लड़कों में दो, तो दो भागों में था ना, एक लड़कियों में एक लड़कों में। दोनों स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के दो प्रकार। वैसे कोकिंग कोल और गैर कोकिंग कोल। दूसरा चरण कब हुआ? तो आप कहेंगे 1973 में हुआ। इसमें गैर कोकिंग कोल खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आप कहेंगे 1971 से 1973 तक चला था। अब ऑप्शन में देखिए 1971 से 73 नहीं है, लेकिन क्या है, ये किस में आता है? तो आप कहेंगे 1971 से 75, ये कार्यकाल को दिया है। तो किस कार्यकाल में हुआ? तो 1971 से 1975, 5 साल का कार्यकाल हो गया ना। तो ऑप्शन सेकंड। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। 1971 से 73 ना देके एक कार्यकाल ही दे सकता है, आपको बताने कि उस कार्यकाल में कौन सा फिट बैठ रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करने के लिए जिम्मेदार नहीं है? देखिए आप मूवी में देखे होंगे ना कि जब कोई पुलिस वाला या कोई हीरो कभी किसी को मारते हैं तो कहते हैं कि नहीं नहीं भाई मानवाधिकार वाले आ जाएंगे, हमारे पे बहुत ये पड़ता है कि कैसे इसके साथ हुआ, मारपीट हुआ वगैरह वगैरह। तो वही पूछ रहे हैं कि मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायत की जांच करने के लिए जिम्मेदार नहीं है, यानी इनमें से कौन सी संस्था है जो उसकी जांच नहीं कर सकती? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग या भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए इसने भारत में बहुत अच्छा किया था। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, हम ऊपर नीचे भी ऑप्शन ले सकते हैं। तो एक ऑप्शन था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, आपको खुद सोचना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसका काम क्या है? तो अनुसूचित जाति की देखभाल करना। ओके, तो आप एक बात बताइए, अनुसूचित जातियों के अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करते हैं। अगर आप मान लीजिए किसी अनुसूचित जाति के साथ कुछ दुर्व्यवहार करते हैं या कुछ करते हैं, तो बताइए अनुसूचित जाति वहां पे आएगी कि नहीं? अनुसूचित जाति आयोग क्यों बनाए? इनकी देख रेख करने के लिए, इनके संरक्षण के लिए बनाए। ओके, तो भाई तो अपना आवाज़ उठाएगी, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये तो आवाज़ उठाएगी कि भाई आप कैसे कर रहे हो दलितों के साथ ये वो या दो चीज़ भी। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन क्या था? राष्ट्रीय महिला आयोग। अब आप किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो क्या बताइए, आपके ऊपर जांच पड़ताल नहीं बैठेगी? राष्ट्रीय महिला आयोग आ जाती है कि आप महिला के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, आ जाती है ना। तो आप ऑप्शन को भी समझ सकते थे। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों और शिकायतों की जांच करता है। ये अपनी महिला की बात होगी तो महिला वहाँ पे आ जाएगी, तो लो ये भी हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ओके, ये सभी मानवाधिकार उल्लंघनों की शिकायतों की सभी मानवाधिकार उल्लंघनों की शिकायतें सुनता और जांच करता है। ये भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, तो ये तो बिल्कुल जांच करेगा, भारत सरकार ने शक्ति दे रखी है। ओके, लास्ट ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन था अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, और आप जानते हैं कि घर में अगर आप पड़ोसी को कुछ अपना दर्जा दे देते हैं तो घर में कुछ भी होगा तो बार बार हस्तक्षेप करके भाई हम घर में कुछ भी करें तुमसे क्या लेने देना। तो भारत सरकार ने इसको शक्ति ही नहीं दिया कि भाई हम कुछ भी करें उसको तुमसे मतलब नहीं रहता। अगर सोच लाश दिया जाता तो आप हमेशा मेरी कहते हैं तुम्हारे अंदर ये हुआ, हम इसकी जाँच करेंगे, हम उसकी जाँच करेंगे, और हमेशा आरोप लगाते रहते हैं। इसलिए हम भारत ने इसको शक्ति ही नहीं दिया, कोई देश उतना नहीं देता। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कानूनी अधिकार या शक्ति नहीं रखता, यह केवल सलाह या रिपोर्ट दे सकता है, सीधे शिकायत की जांच नहीं कर सकता। कहने का ये मतलब है भाई अगर आप कोई रिपोर्ट बनाओ तो रिपोर्ट हमें दे दो कि हाँ ये गलत हुआ ये सही हुआ, चलो हम उसको पढ़ लेंगे कि हमारे में क्या कमी क्या सही है, ठीक।
कोई सलाह तुमको देना है कि ऐसे काम करो वैसे करो, तो चलो भाई सलाह देना, हम सलाह सुन लेंगे कि हमें ऐसे ऐसे काम करना है। तुम्हें हम कोई शक्ति नहीं देते, ओके। तुम कानूनी अधिकार कुछ भी नहीं रखोगे, ना जांच करोगे ना कुछ करोगे, तुम बस देख सकते हो। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ओके। तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करे, T20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप 2022 का फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, होलकर स्टेडियम इंदौर, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। ये इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, गारंटेड है इस साल 2026 में जो एग्जाम हो रहा है वानखेड़े स्टेडियम आएगा, क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम इस साल बहुत चर्चित में रहा। अब बताइए स्टेडियम के बारे में कैसे पूछता है, जो सबसे ज़्यादा चर्चित रहता है उसी के बारे में पूछ रहे हैं। तो वानखेड़े इस साल बहुत चर्चित में था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, इसकी वैल्यू तो अब थोड़ी कम हो गई है, ओके। तो देखिए T20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप 2022, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फाइनल मैच कहाँ हुआ था? तो यह मैच 17 दिसंबर 2022 को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया था, ओके। विजेता कौन था? तो आप कहेंगे भारत ने बांग्लादेश को 120 रनों से हराकर तीसरी बार खिताब अपने नाम किया, ओके। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर थे, ओके। कप्तान कौन थे? तो भारतीय टीम का नेतृत्व अजय कुमार रेड्डी ने किया था। T20 ब्रांड विश्व कप 2022 से रिलेटेड हमने सभी जानकारी दे दिया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 2023 के गणतंत्र दिवस पर किस देश की टुकड़ी ने भारतीय सैनिकों के साथ मार्च किया? ओके, फ्रांस, जापान, मिस्र, जर्मनी। तो देखिए 2025 में पूछा था, ओके। 2024 का पूछ सकता था लेकिन नहीं पूछा, क्योंकि 2023 का पूछा, ओके। तो देखिए अब 2026 में एग्जाम होगा, तो हमें 23, 24, 25 ये तीनों रट्टा मार के बैठने होंगे, ओके। इस डाटा में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, वैसे सब सही है। अगर कन्फ्यूजन होगा तो ये 2025 वाले में थोड़ा सा मेरे को बस डाउट था, लेकिन वो भी मैंने क्लियर कर दिया। आप बिंदास याद कर सकते हैं। ऑप्शन में क्या था? फ्रांस, जापान, मिस्र, जर्मनी, ओके। तो देखिए हम गणतंत्र दिवस 2023 का देखते हैं। गणतंत्र दिवस 2023, रिपब्लिक डे 2023। तो इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो आप कहेंगे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल मिसी 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे, ओके। मार्चिंग दस्ता क्या था? तो आप कहेंगे कि मिस्र की सेना के 144 सैनिकों की एक टुकड़ी ने पहली बार कर्तव्य पथ, पुराना नाम जिसका राजपथ था, पर भारतीय सेना के साथ मार्च किया था, ओके। इसकी विशेषता क्या थी? तो यह पहली बार था जब मिस्र के राष्ट्रपति को भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो ये फर्स्ट टाइम था अपना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं गणतंत्र दिवस 2024, क्योंकि भाई 25 का एग्जाम था तो 23 में पूछा था, और ये 26 का एग्जाम है 24 का पूछ सकता है। तो देखिए हमने 24 में किसको बुलाया था? तो मुख्य अतिथि आपको कहेंगे एमेनुएल मैक्रो थे, ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे। इनकी थीम क्या थी? तो विकसित भारत और भारत, जो गणतंत्र दिवस 2024 में था, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ओके, ये हमारी थीम थी। विदेशी सैन्य दस्ता, तो फ्रांस की 95 सदस्यीय मार्चिंग टुकड़ी और 33 सदस्यीय बैंड ने भाग लिया था, ओके। तो अगर 24 का पूछे तो आप कहेंगे कि फ्रांस के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। 25 में देखते थे। देखिए 25 का मैंने क्यों बोला कि कन्फ्यूजन हुआ। देखिए ये गवर्नमेंट एग्जाम है, क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी अटपटांग या गलत कुछ भी हुआ डायरेक्ट कोर्ट में चला जाता है। तो क्वेश्चन में जो भी डाटा लिया जाता है ना, वो यूट्यूब से लिया जाता है ना वो गूगल से लिया जाता है, ओके। मैं भी जो लेता हूँ ना कि यूट्यूब में लिखा है तो भी मैं उसको 100% नहीं मानूंगा। भले कल मोदी जी आए थे लेकिन यूट्यूब में मोदी जी लिखा है तो हम उसको नहीं मानेंगे, भले वास्तविक सही है लेकिन नहीं मानेंगे। क्यों? हर चीज़ का जो भी भारत सरकार के अंदर अंतर्गत होता है, हर मतलब भारत सरकार में उसकी एक रिपोर्ट निकाली जाती है, उस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। उसके बाद भर्ती बोर्ड वहीं से पूछता है, टीचर वहीं से पढ़ाते हैं, ताकि ये गलती हमारा ना हो क्वेश्चन, ओके। तो 2025 में जो आए थे, इसको रिपोर्ट पब्लिश करने में लगभग काफ़ी महीने लग जाते हैं। प्रॉपर एक एक वर्ड लिखा जाता है, एक एक डाटा उसमें दिया जाता है। तो लगभग देखिए मान लीजिए अगर 26 जनवरी में या जनवरी फरवरी में कुछ भी हो रहा है ना, ओके, तो उसको आने में 10 महीने लग जाते हैं। मतलब ये आएगा 2025 के एंड में। तो अभी डाटा ठीक से, उम्मीद है आप कहने का मतलब समझ रहे होंगे कि अभी रिपोर्ट ठीक से मुझे दिखा नहीं, इसलिए थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन में इसको बोला, लेकिन ये सही है। देश इंडोनेशिया,
समारोह, यह भारत का 76वां गणतंत्र था। थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। जितने भी टीचर पढ़ाते हैं आपको पहले बता दूं, वो भारत सरकार की रिपोर्ट से ही, ओके, यूट्यूब से और ये गूगल से नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में गंगा नदी कितनी बार उल्लेख किया गया है? जो ऋग्वेद है उसमें गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख किया गया है? ऐसे 2 क्वेश्चन और पूछे गए हैं कि इस वर्ड का कितना बार उल्लेख किया है, तो मैंने सारा वर्ड ही नीचे लिख दिया कि आप रट्टा मार लीजिए। ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन 2, ऑप्शन 1। तो देखिए, ऋग्वेद में प्रमुख शब्दों का उल्लेख तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में मिलता है। ओके, सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो आप कहेंगे कि ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे नदीतमा यानी नदियों में श्रेष्ठ कहा गया। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में पूछा था नदी, गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख है, इसलिए मैंने नदी से रिलेटेड सभी जानकारी दी आपको। नदी सूक्त किसमें? 10वें मंडल में। अब देखिए, देवता का नाम उल्लेख की संख्या यानी ऋग्वेद में किस संख्या का कितनी बार उल्लेख है? खड़े खड़े क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक किस वर्ड का उल्लेख है, तो आप कहेंगे पिता, 335 बार। डायरेक्ट पूछता है सबसे ज्यादा किसका उल्लेख है। अब यहाँ से देखिए, इंद्र 250 बार, अग्नि 200 बार, जन 275 बार, विष 170 बार, माता 234 बार, गौ यानी गाय 176 बार। ओके ओके, समिति 9 बार, सभा 8 बार, यमुना 3 बार और गंगा 1 बार। गंगा यमुना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ओके, और कुछ, हाँ ये भी है। ब्राह्मण शब्द 15 बार, क्षत्रिय शब्द 9 बार, शूद्र शब्द 1 बार और कृषि 33 बार। ओके, तो हो गया। क्वेश्चन में क्या था? ऋग्वेद में गंगा नदी 1 बार किया गया। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखिए, कंप्लीट पीवाईक्यू सीरीज फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम की पीवाईक्यू सीरीज मिलेगा। याद रहे, उसमें बस मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी मिलेगा, बस ये 4 सब्जेक्ट। आगे चल के कुछ सब्जेक्ट ऐड हो सकते हैं, जैसे कंप्यूटर हुआ, कुछ और हुआ, तो आगे हम देखेंगे। प्रेजेंट में बस यही 4 सब्जेक्ट की चल रही है अपनी सीरीज। ओके, आपको पता है कि एग्जाम में पीवाईक्यू बहुत मायने रखता है। आपके किसी टॉपर का इंटरव्यू देखिएगा, उसमें मेन सबसे पीवाईक्यू को ही बोलते हैं। सब्सक्राइब फॉर डेली पीवाईक्यू वीडियो। ऐसे ही पीवाईक्यू वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख रहे हैं कि कितना मेहनत लगता है क्वेश्चन को लिखने में, फिर उसको एक एक डाटा कलेक्ट करने में, फिर उसको रीचेक किया जाता है, फिर उसको PDF तैयार किया जाता है, एडिटिंग किया जाता है, फिर आपके सामने 1 घंटे लगा के उसको वॉइस ओवर किया जाता है, फिर अपलोड। भाई बहुत मेहनत लगती है। ओके, तो देखिए, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही शिफ्ट के PYQ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आज अपनी क्लास 6ठी क्लास थी, 42 क्लास टोटल होंगी, क्योंकि 42 शिफ्ट में SSC GD का एग्जाम होता है, डेली की क्लास की PYQ चल रही है, तो आज 6ठी क्लास थी। यह हमारी 42 शिफ्ट की कंप्लीट सीरीज है, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इस चैनल का नाम PYQ विद सनी है और मेरा नाम भी सनी है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। कल की 7वीं क्लास होगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में।